हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर देखेंगे, राष्ट्र एवं राज्य की आय। देखिए, इससे भी हम लोग 40 क्वेश्चन आज करेंगे। अगर आप 40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए 2-3 नंबर पक्का है कि इससे रहेंगे क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? महात्मा गांधी, तो ये नहीं लगाए थे। जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं लगाए थे। सरदार पटेल, ये भी नहीं। तो बच गए दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम पता लगाए थे। देखिए, अगला है सीपी बेरोजगारी पाई जाती है तो सेवा क्षेत्र में नहीं, कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र को कौन सा बोलते हैं क्षेत्र दोस्त, आपको बताना है। सेवा को बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र, कृषि को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र और औद्योगिक के बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। अगला है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इस सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है दोस्त किसी भी क्षेत्र में। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो देखिए, भारत में गोवा के हो जाएंगे। भारत में किसका हो जाएंगे? गोवा के। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय से हमको रहन सहन कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। राष्ट्रीय आय से भी नहीं होने वाला। प्रति व्यक्ति आय से होने वाला। हम जितना कमाएंगे उस पे हमको डिपेंड करेगा हमारे रहन सहन, न कि राजकीय और राष्ट्रीय आय पे। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर, गलत। 1 जुलाई से 30 जुलाई, 1 जुलाई से 30 जून, गलत। 1 अप्रैल से 31 मार्च को बोलेंगे, यानी कि सी वाला राइट आंसर होगा। आइए, अगला है कि बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के बारे में अधिकांश पटना जो ऑप्शन में रहेगा वो निश्चित है कि पटना ही होगा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे? तो ये राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे दोस्त? 1868 ईस्वी में। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत बताना है किसको शामिल किया जाता है। तो बताइए किसको शामिल करेंगे? तो आयकर को। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपया। 25,494 रुपया। उत्पादन एवं आय की गणना आर्थिक विधि से दृष्टिकोण है। सहज हो जाएंगे, वैज्ञानिक हो जाएंगे, व्यवहारिक हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर है। योजना काल में कितना होता है? 4.2। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी गुजर रही है। तो बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी कितना गुजर रहा है दोस्त? 41.4। कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं व्यय, आय, पूंजी। इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तो होगा नहीं, क्या होगा? आय होगा। कार्य के बदले जो पारिश्रमिक माने शारीरिक मेहनत मिलता है वो व्यय तो होगा नहीं, खर्च तो होगा नहीं, वो क्या होगा? आय होगा। बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में बताइए किसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो शिवहर के। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। प्राथमिक क्षेत्र के मुख्य अंग होता है कृषि। अगला है बिहार की आय सर्वाधिक योगदान होता है। तो बिहार की आय सर्वाधिक योगदान
सेवा क्षेत्र में हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय गणना विधि द्वारा, व्यवसाय गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है तो मौद्रिक उत्पादन से। राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन साधनों की आय। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होगा? उत्पादन के साधनों की आय। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देखिए बिहार का स्थान दूसरा हो जाएगा, बिहार का स्थान दूसरा। भारत के पड़ोसी देश में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो श्रीलंका के। किसका हो जाएंगे? श्रीलंका। निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य बोला जाता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था, तो वही जो भारत आज़ाद हुआ था उसके आसपास 1991 से 56। 11वीं पंचवर्षीय योजना बताइए। 11वीं पंचवर्षीय योजना के 2007 से 2012। बिहार में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें, यह भी दोनों। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन जनसंख्या में वृद्धि है, कृषि पर अत्यधिक जनभार है, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है, उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कार्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएंगे बताइए? ये हो जाएंगे सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या हो जाएंगे? यातायात एवं संचार। आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से दीर्घकाल से, यह भी दोनों। सॉरी, यह भी दोनों नहीं होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आर्थिक समृद्धि कह रहा तो दीर्घकाल से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? दीर्घकाल से। आइए अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अगला क्या है। आर्थिक विकास की माप। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो इसका सबसे उपयुक्त हो जाता है प्रति व्यक्ति आय। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो ये क्या हो जाएगा? जीवन प्रत्यास्था। जीवन प्रत्यास्था सम्यक विकास की प्रक्रिया से संबंधित है, उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से। सम्यक विकास सभी वर्ग से। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से? नहीं, एटीएम डेबिट कार्ड होता है, संबंधित नहीं है। कोर बैंकिंग से? नहीं, बैंकिंग प्रणाली से हो जाएंगे। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, इनमें से सभी। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजन ने। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ये अभी दोनों, निजी क्षेत्र हो जाएंगे और सार्वजनिक क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य कहा? तो उपयुक्त सभी। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो सामाजिक संरचना के अंग सभी हो जाएंगे।